नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 21 जुलाई 2023 और आज जो है सीजीएल का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके और इंग्लिश के जो भी वर्ड पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर के आ गया हूँ। ये सभी के सभी प्रश्न भेजने का श्रेय रीना को दिया जाता है, जिन्होंने हमें व्हाट्सएप पे भेजी है सभी के सभी अधिकांश प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, ये पीडीएफ निःशुल्क होती है जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम पे रात को दिया जाएगा। एक पेड पीडीएफ ग्रुप भी है जो मैं क्लास चलाता हूँ शाम के समय, जो 57 क्लास की सीरीज है उसकी पीडीएफ पेड रखी गई है। उसकी अगर आपने बाय करना है तो RS 25 रुपये आपको पे करना है और आपको 57 क्लास की पेड पीडीएफ तथा सभी फ्री पीडीएफ भी व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध कराया जाएगा। लिंक नीचे दिया गया है ना। पहला जो हमारा प्रश्न है, न्यूलैंडस का अष्टक का नियम कब दिया गया था? भाई बताए हैं ना, न्यूलैंडस के अष्टक का नियम कब दिया गया था? तो 1865 में। कोशिका की मरा हुआ कोशिका कब खोजा गया था? 1665 में। जीवित कोशिका 1674 में। आदमी चांद पे जाता है 1969 में, है ना। ये सब तो बता रखे हैं। मेंडेलीव की आवर्त सारणी 1869 में, है ना। सुएज नहर बन के तैयार हुआ था 1869 में, है ना। तो ये सब जो है कुछ इस भी क्रिटिकल, ये आपके एग्जाम में जो है अच्छे रोल अदा करते हैं, तो इन्हें जरूर ध्यान रखें, है ना। न्यूलैंडस का अष्टक का नियम क्या था ये भी जानिए, है ना। तो न्यूलैंडस का अष्टक का नियम क्या था? मान लीजिए ये एक तत्व है और इसके बीच में ये 7 जो है छोटे छोटे तत्व हैं, ठीक है। 7 ही बनाना था भाई, 3 3 6 1 7। और ये जो 8वां आएगा 7 के बाद, तो इनकी गुणधर्म और इनकी गुणधर्म बता रहे हैं कि भैया सेम होनी है ना, सेम होनी है ना। तो ये जो है ये बात 100% खरे नहीं उतरे, ठीक है। तो ये जो है नियम इतने कारगर साबित नहीं हुए, ठीक है। कब आए थे? 1865 में। मेंडेलीव की आवर्त सारणी कब आई थी? 1869 में आई थी। इसीलिए अभी अभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि 2022 में मेंडेलीव की आवर्त सारणी ने अपना कैवा वर्षगांठ मनाया? तो 150वां वर्षगांठ मनाया था, ठीक है। 2021 से 2022 में 150वां वर्षगांठ मनाया था। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा 1869 से 2022 तक, ठीक है। मैंने एपी में डाल के इसे कैलकुलेशन करके भी बताया था, है ना भैया। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज कब की गई थी? 1665 ईस्वी में। ल्यूवेन हॉक के द्वारा जीवित कोशिका की खोज, लैब सेल की खोज कब किया गया था? 1674 में। नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा चांद पे कब पहुंचा गया था? 1969 में। अपोलो सेकेंड उस यान का नाम था, स्पेस क्राफ्ट का नाम था। कहीं कहीं से सेकेंड भी आप पढ़ सकते हैं या फिर 11 भी कह सकते हैं, क्योंकि ये रोमन में ही हमेशा लिखा मिला है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 में होती है। MS स्वामीनाथन भारतीय स्तर पे हरित क्रांति के जनक है और आज स्वामीनाथन साहब से भी शायद कुछ क्वेश्चन आया है। और विश्व स्तर पे नॉर्मन बोरलॉग जो है ये आपके हरित क्रांति के जनक हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल में ऐसा जमीन जो हर साल उपज नहीं देती थी या फिर 2-3 साल में एक बार उपजती थी, उसे क्या कहते हैं? भाई अकबर के काल में भूमि को जो है ना 4 भागों में बांटा गया था। ये 4 भाग क्या क्या थे? तो एक तो आपका जो सबसे ज्यादा उपजाऊ देते थे उसे पोलज कहा गया था, पोलज, है ना, पोलज कहा गया था, ठीक है। और जो मतलब अल्टरनेटिव उपजाऊ देते थे, भाई 2-3 साल दिया फिर नहीं दिया, तो उसे चांचर कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर चांचर हो जाएगा, है ना। चांचर हो जाएगा भैया इस क्वेश्चन के लिए आंसर, है ना। इसके अलावा जो अकबर के नवरत्न में मानसिंह, टोडरमेल और तानसेन, इन तीनों का जरूर ध्यान रखें क्योंकि ये जो है हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। और मैंने बताया कि भाई यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछे जाने की ज्यादा संभावना हो जाती है क्योंकि इस्लाम धर्म के फॉलो करने वाले थे मुगल, है ना। और उनके सभा में अगर कोई हिंदू है तो उनसे क्वेश्चन राइज होते, जैसे अभी आपने देखा कि अमर सिंह से क्वेश्चन राइज हुआ था। अकबर के काल को मुगल काल के साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है और ओवरऑल स्वर्ण काल भी कहा जाता है क्योंकि इनके काल में, है ना, ज्यादातर शांति में ही बीते, है ना। ये संगीत वगैरह में भी इंटरेस्ट लिए, है ना। इसके अलावा अकबर के रीजेंट कौन थे भाई? रीजेंट बैरम खान थे, ठीक है। दीन इलाही धर्म को कौन चलवाया था? अकबर ने। और सबसे पहले स्वीकार कौन किया था? तो भैया बीरबल ने, है ना। अकबर और बीरबल की कथा, है ना भाई। बीरबल का ओरिजिनल नाम क्या था? महेश दास। बुलंद दरवाजा का निर्माण कौन करवाए थे? अकबर। किस लिए भाई? गुजरात फतेह करने के उपलक्ष्य में फतेहपुर सिकरी में करवाया था। फतेहपुर सिकरी कहाँ पे भाई? तो यूपी में है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मुगलों का पहला सुनियोजित शहर कौन सा है, तो आपको बताना है जी फतेहपुर सिकरी। सुनियोजित, है ना। तो ये बताना है जी फतेहपुर सिकरी, ठीक है। इसके अलावा अटल पेंशन योजना में एज लिमिट
लिमिट क्या है आज से बता रहे हैं जी, एमटीएस के प्रैक्टिस सेट से बता रहे हैं ये क्वेश्चन है ना, कि अटल पेंशन योजना में जो है एज धारकों की उम्र जो है 18 से 40 वर्ष रखी गई है। ठीक है, प्रधानमंत्री जन बीमा योजना जो है इसमें आपको 18 से 50 मिलेगा। एक प्रधानमंत्री जो है सुरक्षा बीमा योजना भी है, प्रधानमंत्री सुरक्षित जन भारत योजना, इसमें 18 से 70, इसमें जो है आपका सीनियर सिटीजन होता है उनको भी लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना एक भी चलाए जाते हैं जो रिस्क कवर करता है आपका एक्सीडेंटल वगैरह में केस में जो है 2 लाख रुपए की रकम जो है दी जाती है। इसके अलावा एक आपका प्रधानमंत्री जो है आपका उज्ज्वला सुजला तो हो गया, उज्ज्वला जो है एलपीजी से है, और एक पहल स्कीम है, पहल पेट्रोलियम मंत्रालय वाला, तो पहल जो है आपका एलपीजी पे जो सब्सिडी मिलता है वो वाला है ना। पीएम वानी योजना है, एक वाईफाई से है। पीएम मुद्रा योजना है, लोन उपलब्ध कराने से है, मैक्सिमम 10 लाख तक का है ना। तो ये पीएम से कुछ योजना है। पीएम कौशल विकास योजना है जो युवाओं को ट्रेनिंग देना है ना। तो ये जो है प्रधानमंत्री की कुछ योजना। पीएम श्री योजना भी ध्यान रखेंगे, पीएम श्री योजना, ये क्या है भाई, स्कूल को रिजुविनेट कराने वाला योजना है ये। इसके अलावा रिपल्सिव का स्पेलिंग मिस्टेक आया था भाई, रिपल्सिव मीन्स क्या होता है, घृणात्मक है ना, घृणात्मक एकदम जो मतलब खतरनाक है ना, डिसगस्टिंग टाइप से, तो रिपल्सिंग मतलब घृणात्मक, इसका स्पेलिंग एरर मिस्टेक आया था, जैसा ये लिखा है रिपल्सिव उसी प्रकार से इसका जो है स्पेलिंग होता है ना। इसका उल्टा अगर आप करेंगे तो अट्रैक्टिव हो जाएंगे है ना। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, आपसे पूछा गया है। देखिए गोदावरी की सहायक नदी जो है, ये मैं पश्चिमी घाट रीजन की जब नदियां आपको पढ़ा रहा था वहीं पे मैंने आपको तुंगभद्रा है ना, तुंगभद्रा और आपका ये कृष्णा, गोदावरी है ना, मूसी, ये पेनगंगा, दूध गंगा है ना, पेन्नार है ना, ये सभी के सभी जो है आपको मैं बताया था। तो वहां पे गोदावरी से जब एक दिन क्वेश्चन राइज हुआ था कि गोदावरी कहाँ से निकलती है ना, मेरे ख्याल से एमटीएस के ही एग्जाम थी वो है ना, तो उसमें जो है सारे बताया था। तो गोदावरी की पूर्णा, पेनगंगा, इंद्रावती, बरधा, ये सभी के सभी गोदावरी की जो है सहायक नदियां हैं। इनके अलावे आपके ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा दिया रहा होगा जो इनके ये वाले स्लैब में नहीं पड़ता होगा, और वो आंसर आपका गोदावरी का हो जाएगा कि भाई सहायक नदी नहीं है, ट्रिब्यूटरी नहीं है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से उद्गम होती है, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी ब्रह्मगिरी से निकलती है, जबकि गोदावरी जो है आपका कहाँ से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ये ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है, तो इसे भी महाराष्ट्र में नहीं लाना है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां स्वर्णरेखा, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, गंगा, समगोका मैंने इसका नाम रखा है, आप लोग भी रख सकते हैं। स से स्वर्णरेखा, म से महानदी, गो से गोदावरी, क से कृष्णा, का से कावेरी और ग से गंगा है ना। इसके अलावा कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की सेकेंड लार्जेस्ट नदी है, और ये नदी जो है आपका महाराष्ट्र उद्गमित होके है ना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के होते रास्ते आपका जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो कावेरी जो कृष्णा नदी विवाद हैं, इनमें कौन कौन से स्टेट इंडल्ज हैं ये भी आपसे पूछे जाते हैं। तो भाई महाराष्ट्र ही होगा, कर्नाटक होगा और एक आपका आंध्र प्रदेश होगा। ये तीनों जो है इंडल्ज हैं आपके कृष्णा नदी जल विवाद के अंदर है ना। इसके अलावा आंध्र बता ही दिया। एशियन पैरा बैडमिंटन 2023 का आयोजन कहाँ पे होगा, या फिर एशियाई ऐसे इस प्रकार का कुछ खेल है जो आपका आयोजन हो चुका। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन ही डिफिनिट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एशियन पैरा बैडमिंटन 2023 में जो है ये चीन के अंदर होने वाली है। ठीक है, वैसे खाली पैरा बैडमिंटन आप कहेंगे तो ये अलग अलग देश के नाम से होती है भाई। थाईलैंड पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप है ना, बहरीन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप, मलेशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो भाई इनके नाम अगर पता होता ना कि किस देश का पूछा जाता तो स्वाभाविक सी बात है कि पूछेगा ही नहीं, क्योंकि नाम पीछे लगा है तो क्यों पूछेगा भाई है ना। तो मेरे ख्याल से यही पूछा है, एशिया पैरा बैडमिंटन 2023, तो ये चीन में होगी। बाद बाकी आप लोग मुझे बताइएगा कि ये क्वेश्चन क्या था। ठीक है, इसके अलावा संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार रखा गया, ये कोई क्वेश्चन है। भाग 3 में रखा गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया। अनुच्छेद 12 से 35 तक के बीच को कवर करते हैं। अनुच्छेद 14 से 18 जो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत है, ये राइट टू इक्वलिटी है, जो समानता का अधिकार को दर्शाता है, जिसमें 14 समता का अधिकार है, 15 जो है जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पे जो है कोई भी भेदभाव, कलर जो है ना, कलर, इसके आधार पे भी भेदभाव निषेध नहीं मतलब निषेध है, नहीं करेगा कोई है ना। 16 जो है अवसरों की समानता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है।
और 17 जो है ये छुआछूत का अंत है, 18 उपाधियों का अंत है, 19 प्रेस की स्वतंत्रता है, 20 सजा आदि के मामले में छूट है, खुद की गवाही बनने से आप छूट प्रदान पाते हो, 21 निजता या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 21 का ये जो है शिक्षा से संबंधित मौलिक अधिकार है जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के ऊपर लागू होता है, 22 जो है ये भी सजा आदि के मामले में छूट है, जैसे आप 24 घंटे तक आपको कहीं ना कहीं दाखिल किया जाएगा। इसके अलावा आपकी गिरफ्तारी की कारण आपसे स्पष्ट जो है आपको आप पूछने के लिए जो है मतलब क्या हो लायक हो, एलिजिबल हो। इसके अलावा आपसे जो अपने पसंद की लॉयर जो रहते हैं उसे आप रख सकते हो। ये सब जो है अनुच्छेद 22 में है। 23 में बलात्श्रम पे निषेध है, 24 में बाल श्रम पे निषेध है, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता है, 29 और 30 अल्पसंख्यक हित है, 31 निष्क्रिय है, संपत्ति के अधिकार जब से हट गया, और 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो ये हमारा जो है भाई फंडामेंटल राइट की सारी आर्टिकल की व्याख्या है ना। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, जितना बताया हूँ उतना लिखे नहीं है यहाँ पे, तो ज्यादा ही हो गया। चलते हैं आगे। अगला है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है। अब ये कोई क्वेश्चन है जी, आपको सबको पता है कि भाई स्वराज शब्द की प्रयोग सबसे पहले हुई थी कलकत्ता के 1906 की अधिवेशन में, जो दादा भाई नौरोजी जो है अध्यक्षता संभाल रहे थे, और 1929 की जो लाहौर अधिवेशन होती है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तो ये 26 जनवरी को जो है ये चीज मांगा जाता है पूर्ण स्वराज, है ना। तो ये भाई पूर्ण स्वराज के चलते ही ये 26 जनवरी हमारे लिए लकी है, इसीलिए हम, क्योंकि स्वतंत्र हो गए हम बाद में 1947 में, इसीलिए संविधान तो बन के 26 नवंबर 1949 को ही बन के तैयार हो गया था। तो चाहते तो उसी दिन लागू कर दिए होते, भाई साइन किए हैं तो लागू करने में क्या जाता है, 1 घंटा का और होता। लेकिन ये जो है थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग इंतजार किए, क्योंकि हमारा जो ऑस्पिशियस डे है ये 26 जनवरी है, इसीलिए हमने 26 जनवरी को जो है इसे गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट किए और आज तक करते आए हैं। ठीक है भैया। पहला जो 26 जनवरी सेलिब्रेट किए थे गणतंत्र दिवस, उस मौके पे चीफ गेस्ट के रूप में डॉक्टर सुकर्नो आए थे। डॉक्टर सुकर्नो आए थे। कहाँ के हैं भैया, तो ये आपका इंडोनेशिया का, जैसे आपने सुकर्नो मेगापुत्री का नाम सुने होंगे ना, इंडोनेशिया के ही हैं। इसके अलावा 1929 लिखना है भाई, 1930 लिखा गया है, माफ करना भैया, 1929 लिख लो, है ना। तो ये लाहौर अधिवेशन हुआ था। ठीक है। इसके अलावा जो आपका संविधान है ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था, 26 जनवरी 50 को लागू हुई। 1906 कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। मैं ये बात बार बार जोर डाल के बोलता हूँ, स्वराज शब्द के प्रयोग करना और स्वराज की मांग करना दोनों में बहुत फर्क है भैया। चावल सूखा घर में रखना और भात बना लेना, दोनों में फर्क है ना भाई। तो भात इजी पड़ता है खाने में, चावल भी लोग खा सकता है लेकिन इतना इजी नहीं होता है। तो भाई एक बार प्रयोग करना और एक बार प्रयोग सफल हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है ना। महाजनपद काल में कौशल जो आधुनिक किस नाम से जाना जाता है, ये किस राज्य में है। इस प्रकार के प्रश्न दोबारा जो है लिखे हैं, तो पता चला है भाई कि ये किस राज्य में है, पूछा गया था। ठीक है। तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती, आप महाजनपद काल से जानते हो कि भाई 16 महाजनपद थे। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। यहाँ के राजा कौन थे, प्रसेनजीत थे। कौन थे, प्रसेनजीत। उंगली माल वाले डाकू का कहानी सुने हैं आप, उंगली माल वाले डाकू का कहानी, उंगली काट के माला पिरो के पहनता था, है ना। बाद में महात्मा बुद्ध के शिष्य बन गए थे, तो महात्मा बुद्ध जो है इनके पास जाके खड़े हो गए जंगल में, और इन कहानी का नाम था तोरो नहीं जोरो। ये 5वीं कहानी बिहार में जो है हमारे स्टेट जो आपका टेक्स्ट बुक वाली किताब आती है हिंदी, इसमें था 5वीं क्लास में। शीर्षक का नाम था तोरो नहीं जोरो। महात्मा बुद्ध जो है उंगली माल को बताता है कि न तो किसी को काटो, और मतलब एक पत्ता तोड़ने को बोलता है फिर जोर क्या हो, तो जोर नहीं पाता, उसी पे सुधर जाता है। ये मैं 1 मिनट आपका टाइम, आधा मिनट ले लिया, माफी चाहता हूँ, है ना। तो भैया ये जो है कौशल की राजधानी श्रावस्ती है, इससे आप पकड़ सकते हैं। श्रावस्ती यूपी में है, यूपी में जो है ये श्रावस्ती यूपी में ही है, एकदम यूपी में भाई। ठीक है। इसके अलावा सारनाथ भी यूपी में है। अब श्रावस्ती और सारनाथ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश तो सारनाथ में दिए थे पाली भाषा में, लेकिन सर्वाधिक उपदेश मतलब सबसे अधिक उपदेश जो है ये आपका श्रावस्ती में दिए थे, सबसे अधिक उपदेश। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। 16 महाजनपद की वर्णन कहाँ पे मिलेगी, ये मैं आपको बता दिया हूँ भैया। अंगुत्तर निकाय नामक जो है आपका किताब है, यहाँ पे ग्रंथ है, यहाँ पे आपको जो है 16 महाजनपद की वर्णन मिलेगी। ठीक है। तो ये बात भी ध्यान
रखेंगे। अगला एक प्रश्न, करो और मरो का नारा किसने दिया था भाई? डू और डाई, करो या मरो, है ना। तो करो और मरो का जो है टक्कर कब हो जाती है? जब सेमीफाइनल मैच होती है, ठीक है। तो भैया ये हो जाता है महात्मा गांधी। कब किए थे? 1942 में। अच्छा, 1942 की जो आंदोलन है ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी बता दा? तो ये मुंबई के ग्वालियर टैंक से हुआ था। मुंबई नहीं, बम्बई कहिएगा, है ना। ये ग्वालियर टैंक से हुआ था, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इन्हीं नारा के दौरान गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था, ठीक है। इसके अलावा चंपारण सत्याग्रह 1917 में होती है। ये बिहार में है चंपारण, है ना। नील की खेती से जो है निजात दिलवाया था, क्योंकि 1/3 पे नील की खेती करना अनिवार्य होता था, जिसे 3 कठिया पद्धति कहा गया था। राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रण भेजे थे, गांधी जी गए थे और इस घटना से जो है किसानों को मुक्ति दिलाए थे। 1920 में असहयोग आंदोलन होता है। 1922 में चौरा चौरी कांड हो जाती है। ये जो है असहयोग आंदोलन बंद हो जाते हैं। देखिए, दांडी मार्च 1930 में होती है, नमक कानून वाला। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से जो है स्टार्ट हुई थी, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका से 1893 में गए थे और लौटे कब थे? तो 1915 में 9 जनवरी को। आजकल हम 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनका किताब यंग इंडिया, हरिजन की स्थापना 1932 में किए थे, हरिजन संघ के, है ना। गांधी इरविन समझौता 1932 में हुई थी। गांधी इरविन समझौता 1931 में। अच्छा, गांधी पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। गांधी अंबेडकर समझौता, राइट। गांधी इरविन जो हुआ था ये 1931 में हुआ था, ठीक है। तो ये सब कुछ गांधी जी के जो है क्रियाकलाप हैं। आपको 2 नंबर फ्री में दे के जाते हैं। महात्मा गांधी जी आपके नोट पे तो है ही हैं, हर पल आपके दिल के करीब तो है ही हैं, लेकिन आपको एग्जाम में भी नंबर दिलाते हैं, ठीक है। और बस फाइनली अगर आपका मोटो है कि नौकरी करे, तो नौकरी लोग करता ही क्यों है? अपना भाई अपने घर परिवार चलाने के लिए। तो वहां से भी गांधी जी आएंगे नोट के रूप में, है ना। FTS क्रिप्टो कप किससे संबंधित है भैया? शतरंज से संबंधित है। वाकर कप, राइडर कप, वाकर कप किससे? गोल्फ से। राइडर कप किससे? राइडर कप जो है ये गोल्फ से हो जाएंगे। उबेर कप और थॉमस कप ये दोनों बैडमिंटन से हो जाएंगे, लेकिन उबेर कप पुरुष वाला और थॉमस कप पुरुष वाला मेल वाला, और उबेर कप जो है फीमेल वाली है, ठीक है। इसके अलावा आगा खां कप हॉकी से संबंधित है। ये थॉमस कप 2022 के विजेता जो है इंडिया है, तो इन्हें भी ध्यान आपको रख लेना चाहिए, ठीक है। थॉमस कप 2022 के विजेता कौन है? तो इंडिया है, ठीक है। इसके अलावा आपसे शतरंज पे कितने घर होते हैं? तो शतरंज के ऊपर जो है आपके 64 घर होते हैं, जो 2 कलरों में बांटे होते हैं, और 32 घर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा शतरंज के कुछ खिलाड़ी, आज ही मैंने चतुर्थ शिफ्ट वाला वीडियो जो कल वाला किया था उसके अंदर डिस्कस कर लिए थे, जिनमें आपको कार्लस मैग्नस का नाम जरूर याद रखना है। एक सेकेंड। इसके अलावा जो कार्लस मैग्नस है कहाँ का है? मैंने बताया भाई ये नॉर्वे का है, जरूर ध्यान रखिएगा। इनसे 1-2 बार क्वेश्चन आ गए हैं। क्यों क्वेश्चन आता है? क्योंकि आर प्रागनंदा ने इसे हरा दिया था। इसके अलावा वात्सल योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये सिक्किम से भी है, और कोरोना काल के अंदर उत्तराखंड में भी चलाया गया था। तो डिपेंड करता है कि इसमें ईस्वी क्या दिया था भाई। ईस्वी अगर लेटेस्ट वाला दिया है तब तो सिक्किम हो जाएगा इसका आंसर, जो महिलाओं के रिलेशन में ये योजना चलाई गई है। उत्तराखंड के अंदर जो कोरोना काल में बेघर हो गए थे उनके रिलेशन में ये चलाया गया था, ठीक है। तो हो सकता है दोनों में से आपको कोई भी एक ऑप्शन, या फिर ईस्वी अगर होता तो मैं एग्जैक्ट बताता, तो बताइएगा कि एग्जैक्ट क्या था। वात्सल योजना, अम्मा योजना, वाहिनी योजना, ये सभी के सभी जो है सिक्किम में है। लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना, ये सभी के सभी मध्य प्रदेश में है। पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका एक प्रश्न पूछा गया है, देखिए रीना जो क्वेश्चन भेजी है ये बच्चा, इन्होंने बताया कि कोई एक नेता थे जो आपका मर गया, किस आंदोलन में मर गए, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो भाई 2 क्वेश्चन राइज होते हैं मेरे ख्याल से, आप लोग बताइएगा कि इन दोनों में से कौन था। एक तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो है राजनेता बाल गंगाधर तिलक साहब की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, 1920 की बात है। इसके अलावा एक साइमन कमीशन 1928 में भारत आए और इन्हीं के विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, तो उनको लाठी प्रहार में चोट लग गई और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तो इन दोनों में से बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन था। मैं यहाँ दोनों का आंसर दे रहा हूँ। लाला लाजपत राय जो है साइमन कमीशन में नरसंहार लाठी चार्ज का शिकार होकर बाद में चोटिल होते हुए इसी कारण जो इनकी मृत्यु हो गई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक साहब की मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था और 1927 में तैयार हुआ था। लॉजिकल है यहाँ पे,
यहाँ पे लॉजिक है भाई। साइमन कमीशन कब बना तो 27 आंसर देना है, कब भारत आया तो 28 आंसर देना है। इसे गोरों का कमीशन कहा गया क्योंकि इसमें कोई भी काला आदमी मतलब जो है सब इंग्लैंड के ही लोग थे, ठीक है, इंग्लैंड को गोरा कहा जाता था भाई, होते भी हैं। छौ डांस कितने प्रकार के होते हैं, ये कोई पूछने की बात है जी? 3 प्रकार के, सब दिन बताया कहाँ कहाँ पे। मैं स्टार लगवाता हूँ, जो भी नृत्य एक से अधिक राज्य में होता है, जैसे मैंने कर्मा में मैंने स्टार लगाया है भाई, कर्मा में मैंने झूमर में स्टार लगाया है, झूमर में, है ना, कि जो है। इसके अलावा ये जो आपका डांस है इसे जरूर ध्यान रखें, एक से अधिक स्टेट में भी होती है, ठीक है। तो भाई छौ जो है 3 जगह होती है, ये कोलकाता, झारखंड और उड़ीसा, जिसमें सबसे फेमस कौन है? मयूरभंज का छौ है। एगो पुरुलिया भी होता है इसके अंदर, पुरुलिया। इसके अलावा छौ को जो है अर्ध शास्त्रीय नृत्य की संज्ञा दिया गया था। ये पूर्णतः क्लासिकल डांस तो नहीं है, लेकिन हाफ क्लासिकल डांस इंडिया के अंदर माना जाता है। क्लासिकल डांस अभी भी 8 के 8 ही हैं। एक प्रश्न आया था कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति की जाती है, और राष्ट्रपति की नियुक्ति से कथन के रूप में प्रश्न आया है। अब बताएं राष्ट्रपति किसकी किसकी नियुक्ति करते हैं, तो महान्यवादी की आर्टिकल 76 से। यूपीएससी के अध्यक्ष जो वर्तमान में कौन है, मनोज सोनी जी हैं। आज फिर मेरे मुंह से दिनेश सोनी निकल रहा था। राज्यपाल के, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की, सुप्रीम कोर्ट के सभी जस्टिस की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही करते हैं। इनके अलावा सतकोसिया टाइगर रिजर्व पूछा गया है या नहीं पूछा गया, 100% नहीं है, लेकिन एक बच्चे ने यह भी बताया है। तो सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो है ये उड़ीसा के अंदर है। उड़ीसा के अंदर गहीर माथा कछुआ अभयारण्य है। उड़ीसा के अंदर नंदन कानन वन का जो है पार्ट है। उड़ीसा के अंदर जो है आपका चिल्का झील है। उड़ीसा के अंदर जो है आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर है। उड़ीसा के अंदर जो है आपका सिमलीपाल अभयारण्य है ना। उड़ीसा के पास और आ जाएंगे तो भैया लिंगराज मंदिर है। उड़ीसा के अंदर और भी अगर आप जाना चाहें तो भाई हाथी गुम्फा अभिलेख है ना। ये सब उड़ीसा के अंदर हैं। भगवान जगन्नाथ का मंदिर भी है ना। तो ये सब बताइएगा। गोटी पुआ नृत्य होती है, धनु यात्रा होती है, जगन्नाथ रथ यात्रा होती है ना। घुमरा नृत्य होता है, ओडिसी नृत्य होता है, छौ नृत्य होता है ना। नौखाई त्योहार होता है, नवकलेश्वर त्योहार होता है। ये सभी के सभी उड़ीसा से हैं भाई। यहाँ जो मैं 25 चीज बताया ना, सभी 25 अगर याद रख लो तो उड़ीसा राज्य कभी छूटेगा। महेंद्रगिरी का चोटियों भी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा कांग्रेशन का OWS आया है, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो कांग्रेगेशन मतलब क्या होता है, किसी एक पर्पज से, किसी भी पर्पज से इकट्ठा होना। जरूरी नहीं है कि हमेशा धर्म के रिगार्ड में ही है। इनका मैंने स्टैंडर्ड लिखा हूं कि अ ग्रुप ऑफ पीपल असम्बलेड फॉर रिलीजियस वर्शिप और अदर वर्क, है ना भाई। कोई मतलब धार्मिक काम हेतु इकट्ठा होना एक जगह, इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, कांग्रेगेशन, मतलब जमाव होता है ना। तो भाई अगर कहीं रास्ते पे जल जमाव हो गया और अगर ऑप्शन नहीं है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो जमाव के लिए। तो ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि खाली रिलीजन के लिए ही होगा। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि स्टैंडर्ड है ये। बाद में कि अंग्रेजी में जो है भाई कई सारे मीनिंग निकलते हैं, ठीक है। इसके अलावा विश्व में कुल कितने भाग पर महासागरीय जल है, ये क्वेश्चन शायद आया है। तो भाई 3 भाग पे जो है आपका जो क्या है महासागरीय जल है, यानी 70% के करीब तो दुनिया में पानी है ना भाई। अब पानी जो है तो उसके किसके पास है, महासागर के पास। नदी में जो पानी है अंततः कहाँ चला जाता है, महासागर में जाता है। बरसे के पानी जो है नाले वाले से भी बह के कहाँ जाती है, लास्ट में महासागर। सबको जो है आश्रय देते हैं वहां पे। इसके अलावा एक प्रश्न शायद आपसे ये पूछा गया है कि भारत की संविधान की ढांचा कहाँ से लिया गया है। अगर ये बात पूछा गया ना तो संसदीय प्रणाली तो ब्रिटेन से है, लेकिन संविधान का ढांचा जो है ना, या अगर कैबिनेट मिशन है ऑप्शन में तो मिशन सही हो जाएगा, कैबिनेट मिशन, क्योंकि ढांचा तैयार करने के लिए वही आया था। और अगर ढांचा कहां से लिया गया लैंग्वेज है तो हमारे ख्याल से 1935 आंसर मारिए, बेस्ट रहेगा। भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। इसके अलावा इक्यूट का जो है एंटोनिम आया है, इक्यूट। आप जानते हैं ना कॉन्विक्ट का उल्टा होता है इक्यूट। कॉन्विक्ट मतलब आरोप लगाना, दोषारोपण करना, और इक्यूट मतलब बरी करना, छूट दे देना, है ना, बोलना कि भाई अपराधी नहीं है। तो दोस्तों ये थे फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम पे निःशुल्क मिलेगा, और जो मैंने पेड पीडीएफ वाला बात करा उनके लिए आपको व्हाट्सअप ज्वाइन करना होगा। साथ ही साथ दोस्तों ये जो आप वीडियो देख रहे हैं तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए कीजिए, ताकि दूसरे तक भी पहुंच जाए, है ना। और आगे कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको पहली बार सुनने में लग रहा है उसे जरूर नोट करें एक अच्छी तैयारी के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।